स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। इस वक्त की बड़ी बहस के साथ मैं हूं जब्बार खान। तो क्या हाथरस के नाम पर पूरे देश में दंगा फैलाने की कोशिश थी? क्या 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग जो की गई थी, जो कि अभी शुरुआती जांच में बात सामने आ पा रही है, 50 करोड़ मॉरिशस से और बाकी पैसे इस्लामिक देशों से, क्या इसके पीछे एक ऐसी बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें विपक्ष या फिर पीएफआई या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि देश के अंदर सांप्रदायिक और जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की खबरों के मुताबिक, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, प्राथमिक रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसके आधार पर 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग। और ऐसे में यूपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत यह कि यूपी सरकार ने जिस बात का जिक्र शुरुआत में किया था, चाहे यूपी का पुलिस प्रशासन हो या योगी आदित्यनाथ हो, उस चीज को लेकर के अब जांच एजेंसियां मोहर लगाती हुई नजर आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो वेबसाइट जिसके सहारे से हाथरस में इंसाफ देने के नाम पर, हाथरस में पीड़िता के परिवार के साथ में इंसाफ देने के नाम पर किस तौर पर हाथरस के अंदर साजिश रची जा रही थी। और इस साजिश में विपक्ष, विरोधी नेता, कांग्रेस, बसपा, सपा, आरएलडी समेत क्या दूसरे लोग शामिल थे? जैसा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 दिन पहले कहा गया कि विपक्ष सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा था, जातीय हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा था। और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये कि 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग की गई थी इस्लामिक देशों से, 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से। कौन है इसके पीछे? क्या पीएफआई ही वो संगठन है जो कि इस पूरा का पूरा षड्यंत्र रच रहा था? क्या उसके साथ में कुछ और दूसरे नए संगठन भी हैं? और जो पैसा उस वेबसाइट के पास में आया, वेबसाइट किसने बनाया? किन लोगों ने यह अभियान शुरू किया? किन लोगों ने जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की पूरी साजिश रची है? हम इस पर चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, उन मेहमानों का तारुफ आपसे कराए, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए। योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र का जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया। और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने जिन बातों का जिक्र किया था 2 दिन पहले, अब जो बात जांच एजेंसियों के हवाले से आ रही है, वो योगी आदित्यनाथ की उन बातों पर मोहर लगाते हुए दिख रही है। हालांकि हम आपको यह कहें कि ये अभी सूत्रों के हिसाब से ही जानकारी आ पा रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग की गई। अब सवाल यहां पर यह है, किन लोगों ने वेबसाइट बनाई? कौन थे जो साजिश कर रहे थे? क्योंकि सीधे तौर पर पीएफआई के जरिए वेबसाइट बनाई गई, इस बात का जिक्र ना तो योगी आदित्यनाथ के जरिए, ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के जरिए, ना ही एजेंसियों के जरिए भी कहा गया है। जांच पड़ताल चल रही है। हां, इस बीच में 4 जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो 4 के 4 लोग पीएफआई के सदस्य थे। हाथरस पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। उनके पास से कई सारी ऐसी चीजें बरामद की है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि ये लोग असली मास्टरमाइंड थे। तो क्या हाथरस के उस जघन्य अपराध के सहारे देश के अंदर देश को आग में झोंकने की कोशिश, आपसी सौहार्द को तोड़ने की कोशिश,
खून खराबे की कोशिश, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की कोशिश, नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में बदनाम करने की कोशिश, क्या यह मकसद था? या फिर जैसा कि विपक्षी पार्टियां यह कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए यह सब कुछ मनगढ़ंत तरीके से बातें कर रही है। मगर सरकार अगर मनगढ़ंत तरीके से बातें कर रही है तो फिर जांच एजेंसियों के हवाले से जो बातें सामने आई है उसका क्या? सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तारुफ आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता ओपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली साहब, आपका भी स्वागत। और पूर्व आईएएस अधिकारी राजेश राय जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत सर। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में अंशु अवस्थी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, तो फिर आपकी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियां तो बहुत वाजिब हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से तो यही कहा गया था कि विरोधी विपक्षी सांप्रदायिक दंगा और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास उन्हें रास नहीं आ रहा। और अब जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, यह पूरी खबर सच साबित हो रही है, क्योंकि 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग की गई थी। अंशु जी, देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है, सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र तो अंशु अवस्थी जी, आप ये कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले से जो 100 करोड़ रुपयों के फंडिंग की बात कही जा रही है, सरकार के दबाव में ये बातें झूठी फैलाई जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से गोपनीयता बढ़ती जा रही थी, जब हाथरस में पीड़िता के परिवार से मीडिया को नहीं मिलने दिया जा रहा था, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जा रहे थे, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा था, और जितने भी लोग थे, तो क्या ये विपक्ष के नेता दंगा भड़का रहे थे? क्या मीडिया के लोग दंगा भड़का रहे थे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का चरित्र निकल कर आ चुका है कि वो दंगाइयों के साथ और बलात्कारियों के साथ खड़ी, और पीड़िता को जिस तरीके से नाइंसाफी हुई, जिंदा रहते 8 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई, वो सारी इलाज में बातें लापरवाही हुई, वो सारी बातें मैं अपनी उस जगह, ये घटनाक्रम मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, आगे सबको मौका दूंगा। ये चीजें एक दूसरे से आज का मेरा संबंधित महत्वपूर्ण है। सवाल ये है, मुझे 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग, 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग, क्या ये गलत बात करेंगे? अंशु जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, जरा बिंदु पे रहते हैं ना। 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग हुई, वेबसाइट बनाई गई और इसमें पूरा षड्यंत्र साजिश रची गई, ये गलत है, झूठ है, योगी सरकार के इशारे पर ये बातें कही जा रही है, आप ये कहना चाह रहे? देखिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ये मामला हाथरस की घटना के बाद आया है, इसलिए ये इस बिंदु के साथ वो बिंदु जुड़ा हुआ है। आप बात को समझिए, क्योंकि पूरा देश हिल गया इस घटना से। तो सवाल ये है, क्या जो विपक्ष के लोग जा रहे थे वो दंगा फैला रहे थे? दूसरा, अगर 100 करोड़ की बात सरकार कर रही, तो मैं तो अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सरकार नकारा है, निकम्मी है, और देश की सरकार नकारा है, निकम्मी है। ठीक है, कहां है चौकीदार? ओपी सिंह साहब को लाया जाए, कोई भी इस तरीके की गतिविधि नहीं होगी। ओपी सिंह मैं तो कह रहा हूं, चौकीदार कहां है? ओपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं अंशु अवस्थी जी की बातों पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं दूसरे मेहमानों की तरफ चलूंगा। ओपी सिंह साहब, उत्तर प्रदेश का अपराध शून्य हो जाएगा। चुप कराइए, ठीक है, अंशु जी आपकी बात आ गई, ओपी सिंह साहब को सुनिए। ठीक है, ओपी सिंह साहब, अंशु अवस्थी जी ये कह रहे हैं यूपी सरकार नाकारी, निकम्मी सरकार है, ये सब कुछ होता रहा, उसे पता तक नहीं चला, और घटना के इतने दिनों के बाद में ये साजिश अब सरकार कर रही है। ओपी सिंह साहब, अकाउंट से आया है। देखिए, सरकार देखिए मामले में बच नहीं पा रही, जिस तरीके से दलित पीड़िता बात आगे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में दोबारा मैं आपकी तरफ करूंगा। बौखलाइए मत, सुन लीजिए, बौखलाइए मत, सुन लीजिए, हमने बड़ा देश से आया है, मैंने घर से सुना है, आपको अकाउंट में आया है, और आप आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर ये कहिए कि ये काम पीएफआई ने किया है। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए अंशु जी, आपने सुन लीजिए, कार्रवाई की, एसडीपीआई पे क्या कार्रवाई? जब भारतीय पहले चैनलों पर सिर्फ तो भाषण बोल मत पाऊं। दीजिए। अंशु जी जवाब तो देने दीजिए, आपने गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाए हैं, तो जवाब तो ले लीजिए जी। देखिए, जब्बार जी, मेरा कहना यह है कि जो
दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुर्दांत घटना हाथरस में हुई है, उस पर सभी चाहते हैं, पूरा देशवासी चाहते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं। क्या चाहते हैं? न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही तो मांग है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन इस मामले की जो जांच कर रही है एसआईटी, ईडी और कल सीबीआई भी जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसमें आप देखिए परतें दर परतें खुलती जा रही हैं। ईडी की प्रथम जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इस हाथरस के बहाने जाति और सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए, उत्तर प्रदेश और देश को जलाने के लिए, योगी और मोदी की दुनिया भर में किरकिरी करने के लिए इन्होंने जिस तरह से मुस्लिम राष्ट्रों से, जिसमें 100 करोड़ की फंडिंग की गई है, 10 करोड़ मॉरिशस से और 15 करोड़ इस्लामिक देशों से लिया गया। ये किस बात के लिए पैसा लिया, किसने लिया है, इन लोगों के साथ कौन थे, इन सारी चीजों की जांच होगी। ओपी सिंह साहब, और आप देखिए ओपी सिंह साहब, ओपी सिंह साहब वो ये कह रहे हैं कि क्या जो 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग की बात कही गई है, ये आधिकारिक बयान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या आ चुका है? क्या प्राथमिक रिपोर्ट का खुलासा कर दिया गया है? क्या उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी गई है? वही जानना चाह रहे हैं। ईडी ने जो प्राथमिक जांच की है उसमें इस बात का ही खुलासा, ईडी ने जो प्राथमिक जांच की है वो जांच बाहर कैसे आई, वही तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे उस पर विश्वास करें कि ये सूत्रों से खबर है या ईडी ने ये बात कह दी है। ओपी सिंह साहब, जांच में एसआईटी ने जैसे दिया था वैसे ईडी ने भी अपनी प्रारंभिक जांच में यह जानकारी दी है। और अंशु जी क्या कहेंगे? तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये एक आधिकारिक बयान जारी कर रहे हैं कि 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग हुई, जिसमें 50 करोड़ मॉरिशस से और बाकी इस्लामिक राष्ट्रों से। दो बातें मैं और कहना चाहता हूं जब्बार जी। नहीं, आपका ये बयान सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान माना जाए? बिल्कुल माना जाए। 50 करोड़ रुपया मॉरिशस से और 15 करोड़ रुपया इस्लामिक राष्ट्रों से लिया गया। ठीक है, अब दो बातें और सुन लीजिए जवाब दी, दो बातें और सुन लीजिए। जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। जवाब दी, आपको पता है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हुई है। 6000 लोगों के साथ बलात्कार की घटनाएं, उसके लिए इनकी आंखें बंद हो गई है। हम उस पर चर्चा करेंगे कि घटनाएं कहां ज्यादा है कहां कम है। हमारे यहाँ कम बलात्कार, तुम्हारे यहाँ ज्यादा बलात्कार, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मगर अगर 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग के जरिए से देश के अंदर दंगे फैलाने की कोशिश और साजिश थी, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं और इसी बीच में हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर फजील अहमद साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। फौरन लौटते हैं क्योंकि हाथरस का मामला एक पीड़िता को इंसाफ अपनी जगह, उसमें तमाम विपक्षी दलों की संवेदना प्रकट करना अपनी जगह, मगर इस संवेदना की आड़ में अगर कोई साजिश थी देश को तोड़ने की, जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की, तो इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। जहां तेरी ये नजर है, हमें उन सब की खबर है। खनन माफिया और पत्रकार ने नहीं छोड़ी कोई कसर है। एक अखबार की खबर का ये कैसा असर है। हरिद्वार में भ्रष्टाचार का उजाला अमर है। बड़ा खुलासा आज शाम 4 बजे सिर्फ R9 टीवी पर।
तो भारत में जातीय हिंसा, हाथरस से लेकर के अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश, और उसके लिए कहा यह जा रहा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पहली जो रिपोर्ट सामने आई है जांच की, उसमें 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं और इस बीच में पीड़िता के घर पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए गए हैं। इंसाफ की आस बढ़ती हुई नजर आ रही है, हर तरफ से आवाज यही उठ रही है। ओपी सिंह साहब इस बात को कह रहे थे। अंशु अवस्थी जी अंशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शौकत साहब हमारे साथ में हैं, शौकत अली साहब। ओपी सिंह ने तो इस बात की पुष्टि कर दी, आप लोग कह रहे थे कि अभी तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, वो तो सिर्फ जांच रिपोर्ट की प्राथमिक रिपोर्ट के हवाले से बातें कही जा रही है, इसमें संशय है, लेकिन अब तो क्लियर हो गया ना 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग। इससे ज्यादा खतरनाक साजिश और क्या हो सकती है? कौन है वो लोग जो साजिश कर रहे थे? देखिए जब्बार साहब, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, इन्होंने एक हलफनामा दिया है कोर्ट में जिसमें इस चीज़ को दोहराया है कि साहब हमारी इंटेलिजेंस ने कहा कि हमारे प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, इसलिए हमने जो है दाह संस्कार रात में कर दिया। दूसरी चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा, जब महाराज आपको ये जानकारी हो जाती है कि सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस इस तरह की जानकारी दे रही है, तो आपने अपनी भूमिका किस तरह निभाई? तानाशाही की तरह निभाई। यदि आपको ये सब जानकारियां थी, आपकी इंटेलिजेंस आपको जानकारी दे रही थी, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता देश में माहौल ना खराब हो इसको लेके एक बार विपक्ष से बैठक करते कि साहब ऐसी जानकारी हमारी इंटेलिजेंस के माध्यम से आई है, बाहर से कुछ लोग, देश के बाहर के कुछ लोग हमारे देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष खुद ही, ताकि देश का माहौल ना खराब हो। राजनीतिक ये उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा? वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष खुद ही वहां पहुंच करके सिर्फ और सिर्फ माइलेज ले रहा था। जब्बार साहब 2 मिनट मुझे सिर्फ 15 सेकंड दीजिए। जब्बार साहब मैं पूरी चीज एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, सिर्फ 15 सेकंड दीजिए। देखिए, इनको एक प्रोपेगेंडा बनाना था कि जब आखिरी मूवमेंट आएगा तो हम ये कह देंगे कि विपक्ष उसमें शामिल था। ये प्रोपेगेंडा बनाने के लिए आप एक बार देश हित में, प्रदेश हित में ये बैठक करते, कहते साहब देखिए ऐसा है, राजनीति अपनी जगह है और देश की सुरक्षा अपनी जगह है। कुछ लोग बाहर से आकर हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? संपूर्ण विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश में माहौल खराब होने नहीं देना चाहता है। लेकिन इनको तो प्रोपेगेंडा अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पूरी एक पिक्चर बनाई, पूरी एक पिक्चर बनाई और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जब्बार साहब सुनिए, जब्बार साहब अभी जांच कर रही है, सुन लीजिए, अरे बिल्कुल ये हलफनामा आपने सुन लीजिए। ये हलफनामा हमने किस आधार पे दिया? कोर्ट ने आपसे मांगा था हलफनामा, पे आनंद फानन में हलफनामा दिया है, ना कि मांगा गया था आपसे। आपने हलफनामा इसलिए दिया क्योंकि आप अपना बचाव फजील अहमद साहब, ठीक है, ना कि उस पीड़ित परिवार को कोई न्याय देने की बात कर रहे। आप सरकार के बचाव में कोर्ट में जाके एक हलफनामा दे देते हैं, ठीक है, तो अपने बचाव के लिए क्या विपक्ष से बात नहीं कर सकते थे? फजील अहमद साहब, इस्लामिक स्कॉलर के हैसियत से आप इस चर्चा में हैं, आपके साथ ठीक है, ठीक है शौकत साहब। फजील अहमद साहब, एक बार फिर से इस्लामिक टेररिज्म भारत के अंदर इस हाथरस कांड के हवाले से बातें सामने आ रही है। 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से, बाकी पैसे इस्लामिक देशों से। क्या इस्लामिक देश भारत में हिंसा कराने के लिए ये पूरी साजिश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सवाल बलात्कार पहले से तय था कि होना है। बलात्कार एक घटना हो गई, घटना के बाद लोग अरेस्ट भी हुए, पुलिस ने अपना काम भी किया। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब सरकार के लोग बलात्कारी के पक्ष में खड़े होने लगे और बयान देने लगे। ऐसी स्थिति में सबके मन में यह संशय होने लगी कि कहीं ना कहीं जातीय कार्ड खेल करके दलितों के साथ अन्याय होने के लिए, चूंकि वो गरीब हैं, कमजोर हैं, इसलिए उनको दबाया जा रहा है, इसलिए लोग खड़े हुए। इसलिए नहीं खड़े हुए कि जातीय हिंसा, ये सब सरकार की, ये जो 50 करोड़ और 100 करोड़ की बात ये कह रहे हैं ना, ये ऐसे ही है जैसे 2014 से पहले ये कहते थे कि इतना काला धन विदेश में है कि हर खाते में 15-15 लाख चला जाएगा। ये झूठ बोलने का इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान, ऐसे जैसा लगता है कहीं से ट्रेनिंग करके आए हैं। अरे किसके खाते में 100 करोड़ है उसको भी तो दिखाइए, किसके पास 100 करोड़ बरामद हुआ उसको भी तो दिखाइए। अभी जांच शुरू नहीं होती है, जांच का रिजल्ट ये लोग पहले ही बता देते हैं। ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा है जो गणेश जी को दूध पिला दिए पूरे देश में, बिना किसी चीज के गणेश जी को दूध पिला दिए। 2014 से पहले कहते थे इतना काला धन देश का है कि भारत में आएगा तो हम लोग 14-14 लाख रुपए सबके अकाउंट डाल देंगे। कहां गया काला धन? ये झूठ बोलना
अरे कौन दंगा कर रहा है? फजील अहमद साहब- वहां लड़ाई कानून वर्सेस जनता से ओपी है। सिंह साहब ये सरकार कह ने रहे हैं अगर कि- सुन लीजिए, ओपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि जो ईडी की प्राथमिक रिपोर्ट है उसके मैंने हवाले ईडी से के ये मालिक खबर है क्या? ये ईडी के मालिक हैं क्या? है ये ईडी इनको रिपोर्ट कर रहा है क्या? ईडी ने एफआईआर दर्ज किया होगा, PFI के मालिक उसकी हैं। प्रोसेस होती है, आप वो PFI के जांच मालिक हैं। जांच कंप्लीट करके आप पब्लिक PFI डोमेन पे के देती मालिक है। हैं। नहीं क्या है ये? आप ईडी के बताइए मालिक है कि ये। आप PFI आप के सरकार मालिक में है तो हैं। ईडी आपके PFI इशारे के पे काम सदस्य करेगी। हैं। आप क्या सरकार है? में है तो ईडी आप आपके भी इशारे पे PFI काम के सदस्य करेगी हैं। कि ईडी अपना काम करेगी। आपके कहने से पुलिस वाले आपको जांच की रिपोर्ट बताएंगे कि अदालत को बताएंगे? मिनट। चार्जशीट मुख्यमंत्री को सबमिट एक होती मिनट। है कि चार्जशीट अदालत को सबमिट होती है? कोई भी जांच अधिकारी अपनी चार्जशीट अदालत को सबमिट करेगा कि भाजपा के नेता को सबमिट करेगा? बोलिए हमको, चार्जशीट कौन सबमिट, कहां सबमिट होता है? किसी भाजपा सरकार क्या सबमिट होता है? सरकार चार्जशीट अदालत में सबमिट करती है। उसके पहले केस डायरी एक सबसे ज्यादा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होता है। केस डायरी आईओ और जज के अलावा तीसरा कोई नहीं देख सकता है, नियम है ये। आप केस डायरी का नकल मांग के देखिए, कोई कोर्ट नहीं देगा आपको। चार्जशीट का कॉपी मिल जाएगा, लेकिन केस डायरी हमेशा विवेचक के ओपी सिंह और साहब, जज के रिस्पॉन्ड कीजिए, बीच की जल्दी चीज से, होती राजेश जी है। की और तरफ कैसे जाऊंगा। देखिए, आप क्या मालिक ओपी है? सिंह साहब, आप ये- कौन ईडी का अफसर है जो अरे आपको सुनिए, रिपोर्ट कर रहा है? मुस्लिम आपको बता फजील रहा है अहमद- ऐसे गद्दार पाकिस्तानी अहमद एजेंट सब सुनिए, देश में सरकार में आ सुनिए, गए, वो लोग आकर सुनिए, के देश में फजील माहौल अहमद- खराब कर रहे हैं। ये सब पाकिस्तानी अरे सुनिए आईएसआई भाई। के एजेंट है जो बैठ करके टीवी पर नफरत फैलाने का काम, देश को बर्बाद करने का काम बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल ये एजेंट है PFI पाकिस्तान तो का। है, ये पाकिस्तान PFI कैसे मालूम हो गया कि ईडी ने जो है पाकिस्तान के एजेंट है। इनको रिपोर्ट किया? वो ईडी ने आतंकवादी क्या? है। सीबीआई इनको PFI रिपोर्ट करेगी क्या? कोई भी सीबीआई या कोई सुनिए, जांच सुनिए, एजेंसी सुनिए। अदालत को अपनी सबमिट देती है चार्जशीट, ना कि किसी भाजपा के नेता को देती है क्या? ओपी सिंह साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओपी सिंह साहब, फिर मैं देखिए राजेश जी की जब्बार तरफ जाऊंगा। जी, बड़ी बड़ी बौखलाहट हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान पे जैसे हमला आपने नहीं करते हैं, सब- क्योंकि पाकिस्तान के पैसे सुनिए, से ये सुनिए। लोग अपना संगठन चलाते हैं। आईएसआई के हाँ, एजेंट हैं ठीक ये है। लोग, इसीलिए पाकिस्तान अरे पे कौन हमला एजेंट नहीं करते किसका हैं। है? बार बार पाकिस्तान कौन हमारी एजेंट छाती किसका पर रौंदता पूरा है, देश जानता लेकिन ये भाजपा के लोग पाकिस्तान पे हमला इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट है ये लोग। आप पाकिस्तान के अरे आईएसआई के पैसे से जिंदगी आप चलती है तुम पाकिस्तान लोगों के की। रिश्तेदार हैं कि PFI आईएसआई के पैसे से जिंदा रहते हैं संगठन के लोग। क्यों नहीं पाकिस्तान पर हमला करते? अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो क्यों नहीं आप पाकिस्तान पर हमला करते? हमारे पुलवामा अटैक हुआ तब इनका आईबी का इनपुट नहीं था इनके पास। जब हमारे जवान शहीद मारे गए तब इनके पास इनपुट नहीं था। आज ये देश में एक बलात्कार हुआ, एक दलित के बेटे को इंसाफ फजील मांगा जा रहा है, फजील साहब, एक बार इनका ओपी आईबी सिंह का साहब को सुन इनपुट आ लेते गया। हैं। ओपी सिंह साहब को सुन लेते, फिर मैं राजेश जी की तरफ जाऊंगा। ओपी सिंह साहब जवाब दीजिएगा सर। अरे पहले उनको शांत कराइए। अरे क्या जवाब देंगे की बात सुनते हैं। पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट सब? ठीक है फजील साहब, एक सेकंड। ओपी सिंह साहब, हाँ ठीक है, बोल लिया। मैं ये कह रहा हूँ जब्बार जी, हो सकता है सारी बात झूठी हो, इनको बहुत बौखलाहट अरे हो सकता क्या है? है ही है। आप लोग प्रोपेगेंडा फैला अच्छा, रहे सुनिए, हो। अरे किसके सुनिए, अकाउंट सुनिए, में गया सुनिए। 50 करोड़ बताइए ना आप हमको। और अरे सीबीआई तो आप ये और कर रहे ईडी हो, आपको वो रिपोर्ट बता करेगी दो क्या? ना, क्यों नहीं किया? चार्जशीट आपको सबमिट करेगी क्या? सर, मैं क्यों नहीं कोई किया? जांच एजेंसी अच्छा, को आप क्यों प्रभावित नहीं कर रहे किया? हैं? क्योंकि हम मुसलमान थे और अपनी- ठीक क्यों है, नहीं विपक्षी ठीक है, पार्टियां ठीक है। में? ओपी सिंह क्या साहब, सरकार को तो जो चाहिए, जो ओपी सिंह देश साहब, विरोधी ठीक है। लोग हैं उनके बारे में सार्वजनिक लेकिन रूप ओपी से सिंह पता साहब ने है। अभी सवाल का अभी जवाब ओपी सिंह सुनना साहब ने कहा कि जवाब आधिकारिक दिए। बयान मेरा ये सरकार भाजपा की के तरफ से माना अकाउंट में जाए पैसा आया कि था ये क्या? हुआ है। सुनिए, मैंने उनसे ओपी सिंह पूछा। अगर जब्बार अरे भाई जी, ओपी सिंह, जिन लोग ये हाँ, किसके अकाउंट में बोलिए। पैसा आया? भाजपा के अकाउंट अरे में आया किसी कि के पास ओबीसी कैश के अकाउंट बरामद में हुआ आया? है, किसी के अकाउंट में ये आया है, उत्तर तभी प्रदेश के मालूम चलेगा कि मुख्यमंत्री के 50 अकाउंट में करोड़ आया है। जैसे चीन का पैसा कांग्रेस के किसके अकाउंट में गया, आया पैसा? जैसे अरे चीन हाँ, का तो पैसा ठीक आपके है। अकाउंट में जा रहा है, कांग्रेस के दुनिया जान अकाउंट रही में गया। है। इसीलिए तो ये तो वाला हम नहीं किसके कर रहे अकाउंट में आया हैं। होगा? हमारे सेना के जवान मारे गए। वो जो चार ये वाला आप किसके चीन से अकाउंट में मिले हो, आया? आप पाकिस्तान से मिले हो। अरे ये वाला किसके अकाउंट में आया? बीजेपी के अकाउंट में आया या आरएसएस के अकाउंट में आया? पाकिस्तान के साथ खड़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे एक आप सेकंड, लोग पुलवामा एक अटैक सेकंड। में इनपुट नहीं था आपके एक पास। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। राजेश राय जी की तरफ मैं आ रहा हूँ। प्लीज आप तीनों लोग थोड़ा गुजारिश है, थोड़ा इसको समझते हैं क्योंकि बहुत संवेदनशील ओपी मसला सिंह को ये है। बात दोनों बता देना मामले चाहिए कि बहुत पैसा किसके संवेदनशील अकाउंट में है। आया। एक तरफ उस पीड़िता को इंसाफ, उस पीड़िता के साथ में दरिंदगी, उसके बाद में देश को तोड़ने या फिर जातीय संप्रदाय ये लोग खड़े हैं बलात्कारियों के दोनों साथ में। मामले बलात्कारियों के साथ अरे खड़े हो दलित भाई। बेटी का संविधान के साथ
खड़े हो ना, बेशर्मो। कानून के साथ खड़े हो, ठीक है, देश ठीक के है। संविधान के साथ खड़े हो अंशु ना। अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, फजील साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ओपी सिंह साहब, ओपी सिंह साहब, एक सेकेंड, राजेश राय जी, बाकी लोगों की आवाज म्यूट हो सकती है तो म्यूट कीजिए। राजेश राय जी, ये जो पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, 100 करोड़ रुपयों की साजिश, 50 करोड़ मॉरिशस से, बाकी इस्लामिक देशों से, विपक्ष तो सीधे सीधे ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है, मगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर यह बातें कही जा रही हैं। इस जांच की प्राथमिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए यहां पर हंगामा आपने सुना, कैसे होता है? ईडी जब जांच करती है तो क्या वो रिपोर्ट सरकार को सौंपती है? क्या वो रिपोर्ट सामने लीक की जाती है या फिर कहां जाती है वो रिपोर्ट? राजेश राय जी। चार्जशीट नहीं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है, और अगर कहीं से मालूम पड़ेगा तो गवर्नमेंट से ही मालूम पड़ेगा, और वो सरकार की तरफ से कोई सूचना मिलेगी, वैसे सूचना नहीं मिलेगी। और जैसे मैं समझता हूँ कि शायद वो आप लोग भी तमाम सी सूचनाएं देते हैं, ऐसे सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कहीं सूत्रों से पता लगा हो जी। लेकिन मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा कि ये जो सब लोग एक दूसरे को पाकिस्तानी बता रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। भाजपा वाले उनको कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, और जो है ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके सहित सब लोग कह रहे हैं नहीं तुम पाकिस्तानी हो। मैं समझता हूँ आपके इस बहस से और कुछ चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन लोग पाकिस्तान में बड़े खुश हो रहे होंगे कि हिंदुस्तान में सब पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे सब सपोर्ट करने वाले हैं। जहां तक इसकी बात है, इसके बारे में मैं केवल ये कहना चाहूंगा जब्बार साहब जी, कि अगर कोई ऐसी बात है और सरकार की जानकारी में ये बात आई है, जैसा पहले भी पिछली बार भी कहा गया था कि सीएए में पीएफआई और एसडीपीआई का जो है वो हाथ है, और उसमें भी पिछली बार यहाँ से उत्तर प्रदेश से इन संगठनों को बैन करने के लिए केंद्र को लिखा गया था। पता नहीं बैन हुए या नहीं हुए, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। अभी नहीं कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया है, पीएफआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई को क्लीन चिट दिया है अपनी बात कि कोई भी पीएफआई कोई गैर कानूनी संगठन नहीं है। संगठन बनाना कोई बुराई नहीं है, संगठन बना करके काम करना। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदू चिताओं को जलाने का काम पीएफआई ने किया है। कोरोना में, ठीक है, एक बार उनकी बात कोविड में महाराष्ट्र सरकार ने जिम्मेदारी दी थी पीएफआई को कि आप अंतिम संस्कार, हिंदू समाज का अंतिम संस्कार कीजिएगा। आप पीएफआई पर आप जैसे आरएसएस है वैसे पीएफआई है, दोनों के काम में कोई फर्क नहीं है। वो भी सामाजिक सेवा संगठन करता है, ये भी सामाजिक सेवा संगठन है। बेहूदेपन की बातें करते हैं। नहीं, आपकी भावना ऐसे लग रही है जैसे पीएफआई को, अरे उत्तर प्रदेश सरकार बैन करे, कुछ कानून पर बैन करेगी कि किसी के नाम से बैन कर देगी? ये धर्म की बात करते हैं, ये धर्म के स्कॉलर हैं। इतना धैर्य नहीं कि मैं धैर्य की बात कर रहा हूं, मैं पीएफआई के बारे में आपको करेक्ट कर रहा हूं। आपको शायद जानकारी नहीं है पीएफआई की। जब इतना धैर्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से जांच कराई और सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई को क्लीन चिट दिया, और महाराष्ट्र सरकार ने अंत्येष्टि करने की जिम्मेदारी पीएफआई को दी थी। लाखों लाख मरीजों के जो कोविड से मारे गए हिंदू समाज के लोग, उनका पीएफआई ने अंतिम संस्कार किया है। कोई आरएसएस कोई संगठन सामने नहीं आया, कोई छूना नहीं चाह रहा था। कोविड से मरे मरीजों की चिता को जलाया है चल रहा है। सामने बोले, सबकी आवाज बंद किए रहे। अगर इन्हीं को बोलना है, ठीक है राजेश जी, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आपसे ही चर्चा को आगे ले जाऊंगा। राजेश जी, मैं ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे आपके ही बातों से ले जाऊंगा। आपको मैं पूरा वक्त दूंगा। जाहिर तौर पर सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने पक्ष हैं, मगर सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बीच में उस पीड़िता के लिए इंसाफ कहां कब खड़ा हुआ है, देश हमारा कहां पर खड़ा हुआ है, क्या वाकई देश को तोड़ने के लिए जातिवादी या फिर सांप्रदायिक हिंसा के तहत कोई साजिश रची गई, तो इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। जहां तेरी ये नजर है, हमें उन सब की खबर है। खनन माफिया और पत्रकार ने नहीं छोड़ी कोई कसर है। एक अखबार की खबर का ये कैसा असर है? हरिद्वार में भ्रष्टाचार का उजाला अमर है। बड़ा खुलासा आज शाम 4 बजे सिर्फ R9 टीवी पर।
हम सबसे बड़े सूबे वाले हैं। हम गंगा जमुनी तहसील वाले हैं। हम हैं सियासत के सिकंदर। हम यूपी वाले हैं। हमें चाहिए खरी खबर। देखिए प्राइम टाइम यूपी रोजाना शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फुल ऑफ फाइबर एंड एनर्जी नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी नाम विश्वास का। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। भारत माता का कोई चरित्र है क्या? कोई चित्र बन सकता है? नहीं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कहां कहां गलतियां हुई, कहां कहां अटकाव हुआ, भटकाव हुआ, लटकाव हुआ। केवल रविंद्रनाथ टैगोर का गीत गाने से या बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत को गाने से भारत माता खुश नहीं होगी। ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए आपकी सरकार की और ये लागू होना चाहिए। महापंचायत अमिताभ अग्निहोत्री के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे R9 TV। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती दांत गुनगुनाए। प्रोस्टेट, लीवर, किडनी विकार में लाभदायक अस्थिलारिल कैप्सूल्स। तो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर क्या देश को तोड़ने और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की साजिश थी। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं राजेश राय जी से बात कर रहा था, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। राजेश राय जी, ये जो स्थिति है, जाहिर तौर पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से उनके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कई सारी ऐसी बिंदु हैं, कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसको लेकर के विपक्ष अपनी बुनियाद को मजबूत कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है अगर वहां जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा की साजिश थी तो फिर शुरुआत से ही ये इनपुट थे या नहीं थे, शुरुआत से ही वहां पर ऐसा क्यों नहीं वहां पर प्रावधान किया गया। कहा यह गया कि शव को रात में जला दिया गया क्योंकि अगली सुबह वहां पर सांप्रदायिक या जातीय हिंसा भड़क सकती थी। उसके बाद में कहा यह गया कि मीडिया को जाने की इजाजत ये लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि एसआईटी की टीम जांच करी, एसआईटी की टीम निकल जाएगी तो सबके लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद में विपक्षी नेताओं के पहुंचने की इजाजत दी जाती है। ये सारी चीजें एक के बाद एक जिस तरीके से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर कुछ लूप होल्स रहे जिसकी बुनियाद पर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अपने आप को सिर्फ बचा रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है और उसमें इन एजेंसियों का सहारा ले रही है, चाहे वो ईडी हो चाहे वो एसआईटी हो। राजेश जी। जब्बार साहब, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें तो मैं समझता हूँ कि फजील अहमद साहब और ओपी सिंह साहब के बीच में एक डायलॉग हो जाए और इन दोनों लोगों के बीच में जो वार्तालाप होगी उसको मैं भी सुनूंगा। मैं इसमें क्या टिप्पणी करूंगा, वो उनका शौकत अली साहब का आरोप है अंशु अवस्थी जी का और ओपी सिंह को जवाब देना है। मैं क्या बोलूँ इसमें, इन दोनों लोगों का मुकाबला करा दीजिए, मैं भी सुनूंगा, मुझे भी आनंद आएगा। देखिए क्या हो रहा है, क्या कहना है इतने गंभीर मामले में, क्या आखिर विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता क्या कह रही है। दोनों का जो ये वार्तालाप होगा सर मैं भी सुनूंगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। इसमें मैं क्या टिप्पणी। जी राजेश जी, मगर जिस तरीके से कुछ ऐसे टेप सामने आए जिसमें यह कहा गया कि उस पीड़िता के परिवार को 50 लाख रुपए देने की बात कही गई, जिसमें यह कहा गया, कुछ ऐसे सीडीआर भी सामने आए जिसमें 100 से ज्यादा 104 कॉल्स पीड़िता और उन आरोपियों के बीच में बातचीत की बातें भी सामने आई। पीड़ित परिवार अब उससे खारिज कर रहा है कि हमने कोई बातचीत नहीं की है, वो कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किया जाए। क्या ये पूरा मामला कुछ ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, पेचीदा होता हुआ तो नजर आ रहा है। अब जैसे ये बात आपने बताई कि ये बात कहा गया, इस तरह का टेप आया कि 25 लाख अगर सरकार दे रही है तो तुम चिंता मत करो, 50 लाख मिलेगा तुमको। ये जो टेप आया कांग्रेस के बारे में, इसमें मैं समझता हूँ शायद ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे अंशु अवस्थी साहब जी। और जहां तक और बयानों में आ रहा है, कॉल डिटेल की बात आ रही है कि जो वो पीड़िता के घर के लोग और पीड़ित का जिसने जो है वो अपराधी आरोपित है, उनके बीच में इतनी लंबी चौड़ी बात हुई है, ये जांच का विषय है। मैं समझता हूँ एसआईटी भी इसमें जांच कर रही है और इस प्रकरण में जो है सीबीआई को भी जांच दी गई है। तो अगर इसमें कोई झोल होगी या कोई और नई बात आएगी
तो उसके बारे में मैं समझता हूँ शायद ना हमें जानकारी है ना आपको जानकारी अंशुवस्थी है। अगर ये जांच कायदे से होगी तो ये जांच में ये सारी बातें सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो 50 लाख रुपए वाली बात आपने बताई, इसके संबंध में मैं समझता हूँ अंशु अवस्थी साहब ज्यादा अच्छा प्रकाश डालेंगे कि कौन 50 दे रहा था, कहाँ दे रहा था, किसको, और वो जो टेप है वो कितना सही है और कितनी सही बात उसमें है, कौन उसमें बोल रहा था, कौन 50 लाख की बात कर रहा था, किसको देना चाह रहा था। अंशु जी ज्यादा प्रकाश डालेंगे। जी देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि हाथरस की जो घटना थी वो भयावह थी, पूरा देश उससे हिल गया है। निर्भया के बाद सबसे बड़ी घटना है और निर्भया के समय में पूरा जो विपक्ष था वो वहां पर आरोप लगा रहा था और बराबर अपराध है, वो किसी भी राज्य में हो। आपने भी ये बात कही, मैं भी कहता हूँ, और अपराधी है, बलात्कारी। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी? पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए या बलात्कारी के साथ? राजस्थान की सरकार लगातार जो पीड़िता है उसके साथ खड़ी है और निर्भया के कांड के बाद 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में निर्भया फंड का गठन किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उसमें 1000 करोड़ रुपए फंड अलॉटमेंट किया था। 2017-18 की सरकार में निर्भया फंड में आपको पता है कितना रुपया दिया बीजेपी सरकार ने? मात्र 87 करोड़। और उत्तर प्रदेश का जो फंड था उसने मालूम है कितना खर्चा किया? सिर्फ 16%, 6 करोड़ रुपया। तो सवाल ये है कि जो नियत है वो आप देखिए कि किस तरीके से महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी फेल होती, इनके नेता फेल होते हैं, तो मालूम कहां पर जाके छिपते हैं? दंगों के पीछे छिप जाएंगे, पाकिस्तान के पीछे छिपेंगे, उसके बाद हिंदू मुसलमान करके छिपेंगे। असल मुद्दे पर बात करो ना। तो आपने सनातन धर्म के विधान को माना, 2:30 बजे राष्ट्र को जला दिया बिना परिवार की सहमति के, ना आप भारतीय संविधान को मानते। आप पीड़िता के साथ ना खड़े होके आप जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके साथ खड़े। और जो वो बदतमीज डीएम जो पीड़िता के चाचा को जिसने मारा, फोन जमा करा लिए, पीड़िता के परिवार को नजरबंद कर दिया, आज तक वो वहीं पर जमा हुआ है। आप समझ सकते हैं इनके हौसले कितने बुलंद हैं। और अब इन्होंने एक ये जो ड्राफ्ट किया है, मैं तो कहूंगा भाजपा के नेताओं में इस समय इंटेलेक्चुअलिटी की थोड़ी कमी आ गई है। जो ये झूठा ड्राफ्ट किया है दंगे का, ये जो इन्होंने शपथ पत्र जब आरजी सुप्रीम कोर्ट में दिया है, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर 122 से पेज नंबर 127 तक अगर देखें तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही। क्या जो अमेरिका में अभी जाति हिंसा हुई, क्या देश के अंदर कोई ब्लैक एंड व्हाइट की जाति हिंसा होती है क्या? दूसरा सवाल मेरा यह है कि उसमें NYPD लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट भारत सरकार के एफिडेविट में क्या कर रहा था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है? भारत में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट उन्होंने एक रेफरेंस लिया। अंशुवस्थी जी, उस हल्फनामे में उन्होंने एक रेफरेंस लिया कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक लाइव्स मैटर्स का जो पूरा प्रदर्शन चला, पूरा हंगामा चला, उसी स्तर पर जैसे वहां हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, वैसे भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी। एक उन्होंने रेफरेंस के तौर पर उसे लिया। अंशु जी, नहीं देखिए, आजकल जो है अमेरिका से संबंध भारत के ज्यादा अच्छे, तो ड्राफ्टिंग भी आजकल सारी वहीं से आ रही। ये सब ढोंग है जब्बार जी, और हम आप यहीं पर हैं। 1 महीने रुक जाइए, क्योंकि डिले इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉय पे बीजेपी लगी हुई है। वो चाहती है हाथरस की जो पीड़िता है उसे इंसाफ ना मिले, जिंदा रहते नहीं मिला, मरने के बाद भी नहीं मिला। आज परिवार इंसाफ मांग रहा है। ओपी सिंह साहब, तो आज मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज, 10 सेकंड। आज ये चाहते हैं किसी तरह से मामला रफा दफा हो जाए, टल जाए। आप देखिएगा ये जो शपथ पत्र है, जो ये जाति हिंसा, जो ये दंगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी की जो है वो अम्ब्रेला है कि जब इनके ऊपर संकट आता है तो ये उसे तान देते हैं और लोग उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन इस बार उलझने वाले नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार जो बलात्कारियों के साथ खड़ी। ओपी सिंह साहब, देखिए जब्बार जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे मैंने धैर्य पूर्वक इनकी बातें सुनी है, वैसे ही मेरी भी बात सुनी जी, वैसे ही सुना जाए। जब्बार जी, देखिए पहली बात यह है कि ठीक है, विपक्ष का काम आरोप लगाना, मैं उससे इतराज नहीं करता हूँ, लेकिन जो बातें छल करके जांच से सामने आ रही है,
शायद अंशु मलिक जी ये सत्य सुनने को सुन लीजिए, जो जांच सामने आ रही है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, हर बात को आप झूठा साबित नहीं कर सकते। जब इस घटना के बाद जस्टिस फॉर हाथरस की रातों रात वेबसाइट बनी, वो वेबसाइट कौन बनाया? फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया, किसने जोड़ा? झूठी तस्वीरें, झूठी अफवाहें, झूठे नारे उसमें किसने जोड़ा? पीएफआई को पैसा जो कलेक्ट किया 100 करोड़, आप कह रहे कहां गया? जो 4 मथुरा से पकड़े गए पीएफआई के सदस्य, उनके अकाउंट में भी ये गया है। जिस प्रकार से शाहीन बाग का और दिल्ली के दंगों में पीएफआई और कांग्रेस का हाथ था, उसी तरह से इस हाथरस की घटना में भी पीएफआई और कांग्रेस। अरे गोधरा गुजरात कहां साबित हुआ आपका हाथ था? आपका भी तो हाथ था गोधरा गुजरात में, कहां साबित हुआ? कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, वो भी नहीं साबित कर पाई। अरे चोरे चोर मौसियावत भाई, अरे आप लोग एक हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों चचेरी मौसेरी बहन है। आप झूठ बोलते हो। आप कहां साबित हुआ कि गुजरात में बीजेपी ने दंगा कराया? कांग्रेस ने साबित किया क्या? और आप क्या साबित कर रहे हैं? कांग्रेस आएगी तो वो साबित करेगी क्या? अरे आप केवल बलात्कारियों का साथ छोड़ दीजिए, हमारा निवेदन है आपसे। आप केवल बलात्कारियों के साथ मत खड़े होइए, कानून को सजा देने दीजिए। आप हमारा बस आपसे इतना निवेदन है, आप कहानी मत बनाइए, ये झूठ का आडंबर मत फैलाइए। एक कहानी बनाने से नहीं बचेगा, अब देश जाग चुका है। अब दलित ओबीसी को आप चप्पल नहीं पहनने देते थे, अब वो गया जमाना, अब मनुवाद नहीं चलेगा, ये जाग चुका है समाज। अब आप लोग का मनुवाद नहीं चलेगा। अब जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, अब आपका झूठी कहानी नहीं चलेगी। दुनिया जानती है आपको, आपसे मेरा सीधे निवेदन है, आप लोग बलात्कार। ओपी सिंह साहब की बात एक बार पूरी हो जाए, ठीक है? एक सेकंड, ओपी सिंह साहब अपनी बात नहीं आ रहे ना, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड, उनकी बात जनता आपसे सरकार, आप सारे लोग, आप सारे लोग, आप बात सही बात नहीं बता रहे हो। एक तरीके से एक लाइन बात दिख रहे हैं ना, वो उनको अपनी बात तो रखने दीजिए ना, उनको ज्यादा वक्त मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो वो गलत बोलेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना। गुमराह कर रहे हैं ना पब्लिक को। मैं ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओपी सिंह साहब, ओपी सिंह साहब की बात आप पूरी कर लीजिएगा, मैं राजेश जी की तरफ आता हूं, फिर शौकत साहब आपकी तरफ आता हूं। अगर आपके डिबेट इसी तरह से, ओपी सिंह साहब अपनी बात आप रखिए। सर अपनी बात आप रखिए, अपनी बात रखिए। मैंने कहा कि जिस मैंने पूरी बात आप सुन लीजिए, आपको जो आप मुद्दे को भटका रहे। एक सेकंड, आप सही बात करिए ना, देश के नागरिक हैं आप, देश हम देश के लोग हैं, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं, अधिकार है हमको आपसे सवाल पूछने का, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बलात्कारियों के साथ मत खड़े होइए, मेरा बस इतना निवेदन है। आप उस पीड़ित बालिका के साथ खड़े होइए, आखिर वो मरी कैसे? अगर उसको वो मारा नहीं तो मरी कैसे? सवाल इस बात का है वो कैसे मर गई? अगर आपने मारा नहीं उसको तो मरी कैसे? सवाल इस बात का है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद में ओपी सिंह साहब आपसे ही इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा। और जाहिर तौर पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या फजील अहमद साहब हो, लगभग एक ही लाइन इनकी है, इसलिए इनके मुकाबले मुझे ओपी सिंह साहब को थोड़ा वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, अकेले ही डिफेंड कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौट करके मैं आऊंगा तो इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कोई साजिश वाकई थी, और अगर यह साजिश थी तो फिर इन साजिशों को सही वक्त पर रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, या फिर आगे ऐसे क्या प्रावधान हो रहे हैं जिसकी बुनियाद पर फिर कोई साजिश ना हो सके। छोटा सा ब्रेक। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। जहां तेरी ये नजर है, हमें उन सब की खबर है।
खनन माफिया और पत्रकार ने नहीं छोड़ी कोई कसर है। एक अखबार की खबर का ये कैसा असर है? हरिद्वार में भ्रष्टाचार का उजाला अमर है। बड़ा खुलासा आज शाम 4 बजे सिर्फ R9 टीवी पर। जैसे उनके सवाल हैं धारदार, मेरी बहस है, अंताक्षरी का मंच नहीं। उतना ही बेखौफ है किरदार। मेरे शो में ये सब नहीं चलेगा। खबरों के महानायक अमिताभ अग्निहोत्री R9 टीवी पर। न कोई चैनल न अखबार बताता है कौन भला असली समाचार दिखाता है। R9 टीवी आर पार दिखाता है। R9 टीवी सिर्फ खबर के लिए। तो दंगे की 100 करोड़ की साजिश को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई इतनी खतरनाक साजिश थी। तो पहले से इसकी जानकारी हमारे खुफिया एजेंसियों के पास में थी, सरकार के पास में थी, या अब जो जानकारी सामने आ रही है और इसकी बुनियाद पर इन साजिशों का खुलासा हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है अगर ऐसा है। मगर विपक्ष के अपने तर्क हैं, उनके अपने दावे हैं कि ये सब डैमेज कंट्रोल करने के लिए मौजूदा वक्त की सरकार इन चीजों का सहारा ले रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, सरकार की छवि खराब हो रही है और ऐसे में इस वक्त ये सारे के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मगर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इन साजिशों का पर्दाफाश हुआ है, आगे ऐसे सख्त प्रावधान होंगे ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके, देश से जुड़ा हुआ शख्स हो या विदेश में बैठ करके देश को तोड़ने की साजिश रच रहा हो। शौकत अली साहब, अब ये सारी स्थितियां अपनी जगह पर है, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मगर एक बार मैं बात पूरी हो लेने दो इस वक्त ओपी सिंह साहब की। ओपी सिंह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि मुझे और भी कुछ पॉइंट्स रखने हैं। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या देखते हैं, क्योंकि साजिश अभी 100 करोड़ रुपयों का, अभी यह आना क्या बाकी है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या पीएफआई इसमें शामिल था, पीएफआई के साथ कौन से दूसरे संगठन थे, पैसे किन किन लोगों के पास में गए, किन किन संगठनों के साथ में इनकी मिलीभगत थी, कौन कौन वो लोग हैं विपक्षी पार्टियों के, ये सब पर्दा तो अभी हटना बाकी है। ओपी सिंह साहब। बिल्कुल जब्बार जी देखिए, हाथरस घटना में पूरा देश चाहता है कि जो बिटिया के साथ घटना घटी है उसमें उसको न्याय मिले और दोषियों को फांसी मिले। लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो साजिश है, उसके इर्द गिर्द जो लोगों ने रचना रची है कि किस प्रकार से जातीय और सांप्रदायिक घटना घटे, उत्तर प्रदेश को उसकी आग में झोंका जाए, अब इसका भी पर्दाफाश होने जा रहा है। एसआईटी, ईडी, सीबीआई जो जांच कर रही है, इन सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की तो पोल खुल चुकी है, अंशुम अली जी शायद गायब हो गए। उसको जब कांग्रेस के लोग गए थे तो उनको सिखाया जा रहा था पीछे से कि तुम घबराओ मत, तुमको 50 लाख रुपया मिलेगा, 1 करोड़ रुपया मिलेगा। कल एक महत्वपूर्ण चैनल ने, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा कि एक महत्वपूर्ण चैनल ने इस बात को दिखाया कि राहुल गांधी के खास नेता ने, या कहते हुए उनकी वीडियो ली गई है और दिखाई गई है कि कल हाथरस में दंगा होगा
उसकी पूरी तैयारी कर ली सर, गई। दो बातें हैं। एक तो ये कि जब देखिए, सारी जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं तो उस जांच के दायरे में वो सारी चीजें, वो सारे बयान, वो सारे टेप्स, वो सारे हथकंडे, सब कुछ उसमें आएंगे। उसके बाद क्या चीजें सत्य साबित होती हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। मगर जो बातें सामने आई हैं इस पूरे प्रकरण में, विपक्ष ये कह रहा है आपकी सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है, आपकी सरकार की छवि खराब हुई इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि जो ये पोल खुली है कि पीएफआई को विदेशों से फंडिंग किया गया है, यह जो है विपक्ष को पच नहीं रहा। यह सत्य बात विपक्ष स्वीकार करने को ठीक है, तब तक तैयार ठीक है नहीं शौकत अली साहब, जब तक दूध का ठीक है, दूध, पानी का ठीक है, पानी ठीक है, सामने नहीं आ ठीक जाए। है शौकत अली साहब, तो क्या यह मान लिया जाए कि आपके हिसाब से या विपक्ष के हिसाब से मौजूदा वक्त की सरकार के अधीन ही सारी जांच एजेंसियां काम कर रही है, तो फिर भरोसा ही नहीं आपको, न ईडी पर, न सीबीआई पर, न एसआईटी पर, क्या यह मान लिया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज जब्बार साहब, ये हलफनामे में एक दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसकी सहमति से हम लोगों ने दाह संस्कार किया। दूसरी तरफ एक दावा ये भी है कि धारा 144 लागू थी। तीसरी तरफ क्योंकि कोर्ट का एक मामला आना था जो बाबरी वाला, उसको लेके जिले में हाई अलर्ट जारी था। तीसरी चीज, जब सारी चीजें हो रही थी तो ये नया प्रोपेगेंडा आप लोगों ने क्यों खड़ा किया? जांच एजेंसियों पे रही बात, जब्बार साहब हम लोग बिल्कुल भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पे इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि ऐसा हुआ कि जांच एजेंसियों ने हमें बताया कि स्थिति खराब होने वाली थी इसलिए हमने ऐसे कार्यक्रम किए। हम आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहते हैं, ओपी सिंह साहब मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। देखिए, आज आपकी प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है। अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस ने यह जानकारी दे दी थी कि प्रदेश में माहौल खराब हो सकता है, तो क्या आपके विदेश मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया? उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके दूतावास से बात करनी चाहिए थी, ऑफिस खाली करा देनी और उन देशों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए थे जिन देशों ने हमारे देश में माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा। आप उन देशों के नाम सार्वजनिक करिए और बताइए किन अकाउंटों पे वो पैसा आया, कौन कौन वो लोग हैं। अभी जो ये आपका नया प्रोपेगेंडा है, आपके पास कोई जानकारी नहीं। आपकी खुद की जांच एजेंसी ये दावा कर रही है हम अभी जांच कर रहे हैं, ये कोई पुष्टि नहीं हुई है कहीं पे भी कि नहीं 50 करोड़ आया है या गया है या किस अकाउंट में आया, कोई पुष्टि अभी नहीं है। सिर्फ एक जांच एजेंसी जांच कर रही है, उन्होंने कह दिया उसी पे इन्होंने। शौकत साहब, ओपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि ईडी ने जो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है एसआईटी की तरह, एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई हुई थी। ईडी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर इन बातों का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर रहा हूं। बिल्कुल जब्बार साहब, इसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा। ओपी सिंह साहब के पास यदि जानकारी इतनी अच्छी है, रिपोर्ट आ गई है, तो इन्हें उन देशों के नाम भी सार्वजनिक कर देने चाहिए जिन देशों से पैसा आया, जो इस्लामिक देश में उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज, इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए, किन अकाउंट में पैसा आया वो सारे के सारे सरकार तो सार्वजनिक करे और उनसे जितने भी करार हैं आपकी देश की सरकार उन सारे करारों को रद्द करे। क्या करेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं, ये एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है और आप मेरी बात को गंभीरता से लिख लीजिए कहीं पे, ये कुछ नहीं होने वाला। ये विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करने का एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, अपनी सरकार को बचाने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं। फजील साहब से लो, उसके बाद में ओपी सिंह साहब आपकी तरफ में आता हूं। परिवारों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन आरोपियों से बहुत हमदर्दी है। आरोपियों से बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए। मैं बार बार कहना, ओपी सिंह साहब आपको याद होगा उन्नाव में भी एक कांड हुआ था, जेल मिलने चले गए थे आपके सांसद जी, यहां हाथरस में भी यही हाल। मैं जानना चाहता हूं, आप पीड़ित परिवार से कम मिलते हैं, आरोपियों से इतना ज्यादा क्यों मिलते हैं? ठीक है फजील साहब, ये जो स्थिति है दो तरह की, एक तो ये कि देश के अंदर विरोधी ताकतें ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ऐसे संगठन जिनका हिंसा फैलाने में रिकॉर्ड रहा है, जैसा कि पीएफआई के ऊपर आरोप लगाए गए सरकार की तरफ से, वो इसमें है शामिल। तीसरा ये कि इस्लामिक देश भी इसमें शामिल है। ये जो तीनों पहलू हैं, ये तीनों पहलू एक साथ आने के बाद में ये तो बहुत बड़े स्तर की खतरनाक साजिश हो जाती है, जैसा कि कह रहे हैं ओपी सिंह साहब। ये तो बहुत डेंजरस चीज है देश के हित के लिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सभी इस्लामिक देशों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यदि कोई बीसी क्यों आएगा हमारे देश में नफरत फैलाने, जब हमारे देश से उसके अच्छे रिश्ते हैं।
ये तो तब होता है ना जब अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं। पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन भाजपा के लोगों से अच्छे रिश्ते हैं उनके। नवाज शरीफ की चीनी हम खा रहे, सुन लीजिए। अरे सर सुनिए ना, नहीं जब नहीं कोई आतंकी संगठन, मैं विदेश की बात नहीं जानता, मैं देश की बात जानता हूं। ये पीड़िता का जब शव घर पहुंचा, मैं लगातार संपर्क में था, रात को 2 बजे मेरी बात हो रही थी। वहां पे बलपूर्वक लाठीचार्ज हुआ है। पहले सीधे शमशान घाट ले गए ये लोग, वहां पे फिर आया कि घर वालों को बुला लो, घर वालों ने आने से मना कर दिया। एम्बुलेंस उनके घर गई, उसका मुंह तक दिखाने को तैयार नहीं है वो लोग। मतलब वो परिवार के लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ हमको मुंह दिखा दीजिए कि हमारी बेटी है कि कुछ और है ये, तो वो मुंह दिखाने को भी तैयार नहीं हुए। उसके बाद वहां 100-150 लोग थे, उन लोगों ने थोड़ा सा जबरदस्ती करने की कोशिश की कि नहीं हमको लाश दीजिए, हम दाह संस्कार करेंगे। 4 लोगों को उठा के पुलिस थाने ले गई, पूरी रात रखा वहां पे और धड़ा धमका के किसी तरह से, आपने दुनिया ने देखा, वीडियो वायरल हुआ कि किस तरह से लाश को जला दिया गया। आप दाह संस्कार, पुलिस इतनी बड़ी व्यवस्था है, आप पूरा कर्फ्यू लगा सकते हैं, आप हाथरस में कर्फ्यू लगा करके आप उसका दाह संस्कार उनके परिवार के लोगों से करवा सकते थे। प्रशासनिक अमला तो जिम्मेदार माना ही जा रहा है शुरू से ही। प्रशासनिक तो सरकार, प्रशासन किसके नहीं प्रशासन किसके कहने पर काम करता है? सरकार के कहने पर। आप जो आप देखिए वहां आईपीएस को सस्पेंड किया गया। आईपीएस मजिस्ट्रियल पावर नहीं रखता है, एसडीएम और डीएम मजिस्ट्रियल पावर रखते हैं। गोली चलेगी, लाठी चलेगी, डीएम के परमिशन से चलेगी। मजिस्ट्रियल पावर हमेशा डीएम के पास होता है। जो मजिस्ट्रियल पावर है जिम्मेदार उसी को माना जाता है। चर्चा की है, लेकिन मजिस्ट्रियल तो डीएम को अरे आप जब डीएम वहां रहेगा तो कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे न्याय होगा उस बेटी के साथ? जब डीएम वहां रहेगा, जांच को प्रभावित करता रहेगा, डीएम के अंडर में अधिकारी काम कर रहे, इतना न्याय थोड़ा ही है देश के अंदर। अन्याय बोल रहा है सर चढ़ करके। आप डीएम को वहां से तत्काल डीएम को हटाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि न्याय। क्या रिश्ता है भाई आपका डीएम से? आप डीएम से कितना प्यार करते हो? आप एजेंट हो क्या? डीएम आपका एजेंट है सर, वसूली का एजेंट हो गया है। अभी इनकी सरकार में एक डीजीपी रैंक के अधिकारी ने एक हमराही सिपाही की डायरी सार्वजनिक की है जिसमें 35 लाख की वसूली हो रही है हर महीने एक थाने में। उन चीजों पर हम किसी और वक्त में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है फजील साहब, वक्त हो रहा। ओपी सिंह साहब, आखिरी कमेंट आपका तर्क ये, देश को तोड़ने की साजिश में विपक्ष भी शामिल, इस्लामिक देश भी शामिल। विपक्ष ये कह रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश योगी सरकार और मौजूदा वक्त की प्रशासन की तरफ से। देखिए जब्बार जी, ऐसा है कि अभी 1 साल पहले इस देश में सीए को लेकर के अफवाह फैलाया गया। शाहीन बाग में महीनों जो धरना दिया गया, तो धरना दिल्ली में गैर कानूनी है क्या धरना? आप धरना नहीं देते थे? सुनो, नहीं भारत के संविधान में धरना देना नियम है कि नियम के विरुद्ध है? आप चुप रहो। नहीं, धरना देना नियम के विरुद्ध है कि नियम से है ये बताइए। आप धरना नहीं देते थे क्या? कंट्रोल करिए। नहीं, 14 से पहले आप धरना 4 महीना पार्लियामेंट बंद किए रहे, वो किस कानून से था? आप 4 महीना पार्लियामेंट बंद किए रहे, न्यूक्लियर डील पर आपने सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। तो ठीक नहीं है। ओपी सिंह साहब बोलिए सर, 1 सेकंड फजील साहब। ओपी सिंह साहब, ध्यानपूर्वक सुना है सर, वक्त कम है, जल्दी से उनको कहिए ठीक है। ओपी सिंह साहब सर, एक लाइन में जल्दी से, मुझे कार्यक्रम वाइंड अप करना है। सीए के माध्यम से जो धरना प्रदर्शन हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। चलिए, तो आप ये बताइए। बहुत माफी के साथ ओपी सिंह साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। शौकत साहब आपका, फजील अहमद साहब आपका, ओपी सिंह साहब आपका, राजेश राज जी आपका, अंशु जी जुड़े हुए थे उनका। सवाल इसी बात का है कि अगर ये 100 करोड़ के साथ में देश को तोड़ने की साजिश थी तो इससे ज्यादा खतरनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। मगर विपक्ष के अपने भी दावे हैं, अपने भी तर्क हैं, और ऐसे में बहुत सारे लूप होल्स जो कि सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला की तरफ से इस पूरे हाथरस के प्रकरण में देखने को मिला है। उम्मीद करेंगे सच पूरे तौर पर सामने आएगा। अब एक लिए चर्चा में इतना ही।